केंद्र में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जो सरकार के बड़े एजेंडे हैं, जिनके बारे में चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था या चुनाव प्रचार में जिनका वादा किया गया था, उन घोषणाओं का क्या होगा, उन वादों का क्या होगा, उन बड़े एजेंडों का क्या होगा जिनको पूरा करने के लिए इस बार की टाइमलाइन दी गई थी। और ऐसे एजेंडे को लेकर के ये बीजेपी का जो एक बड़ा तबका है वो ये मान रहा है कि उन एजेंडों को पूरा करने के लिए ही इस बार भी एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए की सारी पार्टियां उन्हीं एजेंडों पर वोट मांग रही थी जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आया है, उसकी संख्या 240 पर रुक गई है, वो बहुमत से 32 सीटें पीछे है, तो क्या वो उन एजेंडों को लागू कर पाएगी जो उसका कोर एजेंडा थे? कुछ एजेंडे तो ऐसे हैं जो लागू हो जाएंगे, जिनको लेकर के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एजेंडे ऐसे हैं जो हार्डकोर है, जो बीजेपी का एजेंडा है, जो पुराना बीजेपी का एजेंडा है, उसको कैसे लागू करेंगे, ये बड़ा सवाल है। पहले ऐसे एजेंडे की बात करते हैं जिनको लागू करने में दिक्कत नहीं होगी, जिन पर सहयोगी पार्टियां सहमत हैं। जैसे एक देश एक चुनाव का मामला है, तो एक देश एक चुनाव के मामले पर न नीतीश कुमार को समस्या है और न चंद्रबाबू नायडू को समस्या है। इसके लिए जो रामनाथ कोविंद की कमेटी बनी थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने सभी पार्टियों से अपनी राय मांगी थी। उस समय जनता दल यू ने इसके पक्ष में राय दिया था। जनता दल यू इसके पक्ष में है कि सभी चुनाव एक साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू को भी इसमें इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका चुनाव होता ही है, प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, अगर इनको कोई दिक्कत नहीं है एक देश एक चुनाव के कानून को लागू करने में, तो सरकार को उसे इंप्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक चीज तो ऐसी है जो बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से महिला आरक्षण है। महिला आरक्षण का मामला भी ऐसा है जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी का भी समर्थन है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भी समर्थन है। जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं उनमें से भी किसी का विरोध नहीं है इसमें। वैसे अब तो किसी भी पार्टी का विरोध नहीं है, भले मरे हुए मन से ही दें या भरे दिल से ही दें, लेकिन अब देना है, इस बात पर सब राजी हो गए, तो वो कानून भी बन सकता है। तो महिला आरक्षण हो या एक देश एक चुनाव हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बन जाएगी। लेकिन अब महिला आरक्षण के मामले में समस्या ये है कि जो नारी शक्ति वंदन कानून बना है, जो संसद की नई इमारत में पहला कानून पेश किया गया था और पास कराया गया था, उसको परिसीमन के साथ जोड़ दिया गया है कि पहले परिसीमन होगा, लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। अब ये परिसीमन का मामला मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि परिसीमन का विरोध कई पार्टियां कर रही हैं और खास करके दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां इसके विरोध में, क्योंकि ये सहज रूप से ये माना जा रहा है कि परिसीमन का आधार जनसंख्या होगी, यानी जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दक्षिण की पार्टियों को एक आशंका है, और बिल्कुल जायज आशंका है, कि उनकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ जनसंख्या कंट्रोल किया हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण किया हुआ है, और इसका उनको नुकसान हो सकता है। उनके यहाँ उनकी संख्या, सीटों की संख्या हो सकता है कम हो जाए या अभी जितनी है उतनी ही रहे। लेकिन जो उत्तर भारत के बड़े राज्य हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान भी, इन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं अगर परिसीमन का आधार जनसंख्या बनाया जाता है और 20 लाख या 25 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीटें तय की जाती हैं सामान्य बड़े राज्यों में, तो दक्षिण के राज्यों को इसका नुकसान होगा। तो इसके लिए चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं होंगे और दूसरे कई जो छोटे छोटे सहयोगी हैं या वो तैयार नहीं होंगे, और अपोजिशन की तरफ से इसका बड़ा विरोध होगा। तो परिसीमन का मामला अटक सकता है, और अगर परिसीमन अटका तो फिर महिला आरक्षण का क्या होगा, क्योंकि वो कानून उसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें कहा गया कि परिसीमन के बाद महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। तो क्या इसके लिए फिर कानून बदला जाएगा, परिसीमन का प्रावधान उसमें से हटाया जाएगा, या परिसीमन का कोई नया पैमाना तय किया जाएगा जो जनसंख्या से इतर हो और जिसके आधार पर सभी राज्यों की में समानता बनी रहे। ऐसा न हो कि किसी राज्य को अननेसेसरी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए, जो जिसको लेकर के दक्षिण के राज्य चिंतित हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 80 सांसद होने का एक एडवांटेज मिलता है। जिस पार्टी का वहां वर्चस्व होता है उसको लोकसभा में, केंद्र में सरकार बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तभी ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके आता है, कभी ये नहीं कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता चेन्नई से होके आता है या हैदराबाद से होकर के आता है।
तो इसको लेकर के उन राज्यों में एक आशंका है और फिर उसकी वजह से ये एक समस्या हो सकती है। इसी तरह से एक एजेंडा, एक कानून समान नागरिक संहिता का है, जिसका वादा घोषणा पत्र में भी किया गया है बीजेपी के, और चुनाव प्रचार में भी कहा गया है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उस कानून को वहां से लागू किया गया, और उसके बाद यह कहा गया कि असम में इसको लागू किया जा सकता है या बीजेपी की और राज्य सरकारें इसको लागू करना चाहती हैं। लेकिन इस बार चुनाव में यह वादा किया गया था कि पूरे देश में एक साथ इस कानून को लागू किया जाएगा और किसी भी जगह पर किसी भी तरह का पर्सनल लॉ, निजी कानून नहीं रहने दिया जाएगा किसी भी धर्म के लिए। तो ये अब यूसीसी को लागू करने की एक बड़ी चुनौती हो जाएगी पूरे देश के स्तर पर। अगर इससे संपत्ति का अधिकार, विवाह के कानून, गोद लेने के कानून, ये सब चीजों पर असर हो रहा है, तो संभव है कि नीतीश कुमार भी इसका विरोध करें और चंद्रबाबू नायडू भी विरोध करें। गठबंधन की सहयोगी पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं, महाराष्ट्र में भी इसका विरोध हो सकता है और अपोजिशन तो विरोध करेगा ही। तो ये मामला भी किस तरह से निकालेगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, ये भी देखना होगा कि वो क्या अपोजिशन में कुछ पार्टियों को इसके लिए तैयार कर सकती है, या यूसीसी का ड्राफ्ट इस तरह से इतना लचीला बनाया जा सकता है कि किसी को उस पर आपत्ति न हो, या अपना जो पूरा कुंबा है सत्तारूढ़ गठबंधन के जो घटक दल हैं उन सबको एकजुट रख के इसको पास करा लिया जाएगा। तो ये एक चुनौती होगी बड़े एजेंडों में। परिसीमन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये यूसीसी का है, समान नागरिक संहिता का है। जहां तक धर्मस्थल का मामला है, तो ये माना जा रहा था कि मथुरा और काशी को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी और ये चर्चा काफी समय से हो रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि उसका अभी सरकार से कम ही लेना देना है, सरकार का उस मामले में कम दखल है। और जिस तरह से अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, उसी तरह से मथुरा में जो शहीद ईदगाह का मामला है, या वाराणसी में काशी में ज्ञानवापी का मामला है, या मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का मामला है, वो कमाल मौला मस्जिद का मामला, मतलब जिसको लोग भोजशाला में जिसके लिए विवाद चलता है, इन सब का मामला कोर्ट से ही अभी रहेगा। कोर्ट से ही कुछ ऑर्डर होना है तो होगा, उसमें सरकार दखल नहीं देगी। अपोजिशन की पार्टी जिसका मुद्दा बना सकती है, लेकिन सरकार के पास एक अकाट्य तर्क है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। वो जो हो रहा है सो अदालत से हो रहा है। ज्ञानवापी के सर्वे का भी फैसला अदालत ने दिया, मथुरा में शाही ईदगाह का भी सर्वे का फैसला कोर्ट ने दिया, और कमाल मौला मस्जिद का जो भोजशाला में है जो मध्य प्रदेश में, उसका भी फैसला कोर्ट ने दिया है। तो ये कोर्ट से होगा। लेकिन ये एक चर्चा थी कि वो धर्मस्थल कानून जो 1992 में ये बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा टूटने के बाद जो कानून बना था, उस कानून को बदला जा सकता है। लेकिन वो चीजें वो कहा ऑफिशियली कभी बीजेपी ने नहीं कहा था और न इसका वादा किया गया है, तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह वक्फ बोर्ड के कानून को समाप्त करके और वक्फ की संपत्ति ले लेने, जमीनें ले लेने, ये सब अनौपचारिक रूप से बीजेपी से रिलेटेड जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें चर्चा होती थी और ये कहा जाता था कि उसके लिए ये सब हो रहा है। तो वो चीजें अटक जाएंगी। वो चीजें अब ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन अब उस पर आगे ऑफिशियल चर्चा भी नहीं होगी और अनऑफिशियली भी उस पर बातचीत बंद हो जाएगी। ये कहा जाएगा कि अब पूर्ण बहुमत आएगा तो देखेंगे। उसी तरह से एक और वादा किया गया था, बड़ा भारी वादा था, चुनाव के 5वें 6ठे चरण में जाकर के किया गया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा हो। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस पर भारत सरकार क्या करती है। हालांकि ये वादा अमित शाह कर रहे थे और बार बार रक्षा मंत्री जो थे पिछली सरकार में, राजनाथ सिंह, वो ये कह रहे थे कि बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां के लोग खुद ही चाहते हैं भारत में शामिल हो जाना, तो वो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो जाएंगे। वो भारत सरकार को उसके लिए बल प्रयोग नहीं करना होगा। लेकिन बीजेपी के अनेक बड़े नेताओं की तरफ से ये खुल के वादा किया गया जनता के बीच में कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो 6 महीने में पीओके भारत का हो जाएगा। उस दिशा में क्या होता है, उस एजेंडे पर कोई अमल होता है या वो धुला दिया जाता है, ये भी एक देखने की बात होगी। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के सामने इस बात को लेकर के चुनौतियां, बड़े एजेंडे को लेकर के, बड़ा जो मुद्दा जो लंबित रह गया था उसको लेकर के एक चुनौती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ उसमें ऐसे एजेंडे हैं जिन पर सहमति बन जाएगी, लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ मामले हैं जो अटक सकते हैं और वो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उस बाधा को कैसे दूर करती है। धन्यवाद।